Hey guys, welcome back to Ignite Chemistry. This is Vivek, and today we're going to discussing about a new chapter that is basic concept of chemistry. And basic concept of chemistry is the first chapter of class 11. तो तुमको पता है जो 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज बोलेंगे तो कंसेप्ट के हिसाब से एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बेसिक चीज है इस चैप्टर में है, जैसे कि मोल कंसेप्ट हो गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया एंड जो स्टोइकियोमेट्री हो गया। ये सारी चीज जो है बहुत बेसिक चीज है, केमिस्ट्री के लिए बहुत ही बेसिक है। तो ये चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे एंड डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। देखो बुक्स में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से पहले भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि एटम हो गया, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट्स क्या है, उनका यूनिट्स क्या है, तो ये सारी चीज तुमने पढ़ चुके हो 10th में। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो जहां पर भी वो चीज आएंगे, एलिमेंट आएगा, कंपाउंड आएगा, तो उसको डेफिनेशन वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखो तो डेफिनेटली तुम्हें सब चीज मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या? When two or more reactant combine to give product in accordance to 5 basic law is called law of chemical combination। देखो कोई भी रिएक्शन में दो चीज होता है, एक है रिएक्टेंट जो देता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन 5 बेसिक लॉ को फॉलो करते हैं एंड दीज बेसिक लॉ आर कॉल्ड कंबाइंडली कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो व्हाट आर दीज लॉज? ये लॉज क्या हैं? तो पहले जो आता है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ जो आता है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड जो लॉ आता है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ जो लॉ आता है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड फिफ्थ जो लॉ है वो है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये जो 5 लॉ है इसको कंबाइन करके हम बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। The law of conservation of mass was proposed by Lavoisier in 1789। तो अराउंड 200 ईयर बैक ये लॉ प्रपोज किया गया था। तो ये सारे जो लॉ हैं बहुत बेसिक लॉ है, इसको तुम जानते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट वाइज इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? द स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but one form of matter can be converted into other। तो जो मैटर होता है ये क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। एक फॉर्म के मैटर को हम दूसरे फॉर्म में मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। लेट अस कंसीडर CH4। CH4 क्या है? मीथेन। ये पता है तुम्हें। अभी मीथेन को मैं बर्न करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मीथेन का अगर जलाऊंगा तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। तो ये मीथेन क्या हो रहा है? ये एक मैटर है, ये मैटर एक दूसरे मैटर को कन्वर्ट हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि यहाँ पर जितना मास यहाँ पर कंज्यूम होगा उतना ही मास वहां पर प्रोडक्ट में मिलेगा। तो सी कार्बन का वेट क्या होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का वेट होता है 1, सॉरी हाइड्रोजन का वेट होता है 1 एंड ऑक्सीजन का वेट होता है 16। तो ये CH4 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 16, ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। नहीं, उससे पहले हम क्या करेंगे? उसको बैलेंस करेंगे। यस, तो इसको बैलेंस करते हैं। CH4O2, यहाँ पर CO2, तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो गया 4, तो इसमें 2 मल्टीप्लाएंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है CH4 का वो है 16। अभी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो होगा 32, सॉरी 32 इंटू 2 ये हो जाएगा 64। और 64 एंड 16 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे निकल के आएगा 80। ये 80 क्या है? मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट।
तो इस साइड में जो मिलेगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर मास है 42 एंड ऑक्सीजन जो है उसका मॉलिक्यूलर मास है 18 इंटू 2 हो गया 36। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो हमें निकल के आएगा 80। ये क्या है? ये है हमारा मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमको क्या समझ में आ रहा है? तो जितना रिएक्टेंट हमने लिया था उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट हमको मिला। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? तो 16 ग्राम हमने मीथेन लिया था जो 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, तो हमको 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिला एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर मिला। तो जितना मास हमने रिएक्टेंट साइड में लिया था उतना ही मास हमने प्रोडक्ट साइड में फॉर्म किया। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to sum of mass of product। ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको और थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन देखेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट added with 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। The residue is formed to weight 18 gram. What the mass of carbon dioxide? तो हमने दो कंपाउंड को रिएक्ट किया। क्या किया? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम एसिटिक एसिड मिलाए, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला? एक रेसिड्यू मिला जिसके बारे में यहाँ पर कुछ बताया नहीं है। उसके साथ हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, लेकिन रेसिड्यू का वेट हमको दिया गया है दैट इज 18 ग्राम। एसिटिक एसिड का वेट दिया है दैट इज 15 ग्राम एंड सोडियम कार्बोनेट का वेट बाइकार्बोनेट का वेट दिया गया है 6.3 ग्राम। ये कार्बन डाइऑक्साइड वेट हमको पूछा गया है, तो उसको x ले लेते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वल कर देंगे। तो मतलब 6.3 प्लस 15 इज इक्वल टू 18 प्लस x। तो x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा? 15 प्लस 6.3 हो जाएगा 21.3। तो इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 21.3 माइनस 18, तो ये आएगा 3.3 ग्राम। तो हमें कितना ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? 3.3 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो समझ में आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कैसे यूज होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तो समझ में आ गया। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय प्राउस्ट इन 1799। तो उन्होंने क्या बताया था? ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम proportion of element by weight। अगर दो कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ले आओ, उसका जो वेट का रेशियो होगा वो हर वक्त सेम होगा। जैसे कि वाटर में कहां से भी लाऊं, लैबोरेटरी में प्रिपेयर करूं या अंटार्कटिका से लाऊं या इंडिया के कोई भी रिवर से लाऊं, लेकिन उसका जो वेट का रेशियो होगा वो सेम होगा। वो क्या है? हाइड्रोजन का वेट है 1, तो 2 हाइड्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन का वेट है 16, तो 2:16 हो गया 1:8। तो ऑक्सीजन का वाटर का जो रेशियो होगा वो 1:8 हर जगह में होगा। कहीं से भी वाटर लाओ तो उसका रेशियो 1:8 होगा। समझ में आ रहा है? तो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का वेट 12 है, ऑक्सीजन का वेट यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 4:, सो ये 4 में कैंसिल हो जाएगा 3, ये 4 में कैंसिल हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3:8। कहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आओ उसका रेशियो जो होगा, मास का रेशियो, वो 3:8 ही होगा। हर जगह में 3:8 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कुछ जगह में एक्सेप्शन दिखाई देता है, वह किस जगह में हमें जो फॉलो नहीं करते कुछ कंपाउंड, जैसे कि हो गया आइसोटॉप एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। आइसोटॉप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, हो गया आइसोटॉप। एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है? जिसका रेशियो डिफरेंट होता है, जैसे कि वाटर ले लो। वाटर में जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, दैट इज 2:1 एटम की रेशियो है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन हमने 2 लिया है, अगर मैं 1.99:1 लूंगा तो ये रेशियो पहला वाला रेशियो से चेंज हो गया, तो इसको बोलेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो स्टोकियोमेट्रिक क्या होता है? जब एक कंपाउंड का रेशियो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, तो उसको बोलेंगे स्टोकियोमेट्रिक। लेकिन अगर रेशियो में उसका जो कंपोजिशन का रेशियो है वो चेंज हो जाता है, तो उसको बोलेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक। समझ में आ रहा है? तो आइसोटोप एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करते। तो इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय हीटिंग 2.6 ग्राम ऑफ मेटल। तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला कैसे? कि हम मेटालिक कॉपर को हीट किए, किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। एंड सब्स्टिट्यूएंट इग्निशन वाज 2.7 ग्राम। तो बेसिकली वो क्या बोला है कि हमारे पास एक कॉपर है, पहले लिखेंगे गिवन दैट कॉपर है, कॉपर को हम हीट करेंगे किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो जब हीट करेंगे ये देगा कॉपर नाइट्रेट। अगर कॉपर नाइट्रेट को फर्दर हीट करेंगे तो हमको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। अभी ये चीज के बारे में हमको कुछ नहीं बताया, लेकिन ये इसके बारे में हमको पता है कि कॉपर हमने लिया था 2.16 ग्राम। जो कॉपर ऑक्साइड हमको लास्ट में मिला उसका वेट है 2.7 ग्राम। तो कॉपर लिया था, कॉपर ऑक्साइड मिला, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉपर का तो वेट पता है 2.16, अभी ऑक्सीजन का वेट क्या होगा? कॉपर का वेट हो गया 2.16, ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 2.7 माइनस 2.16, जो वैल्यू निकल के आएगा 0.54 ग्राम। अभी कॉपर इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो यहां पर मिलेगा हमको, दैट इज 2.16 is to 0.54, जो वैल्यू हमको निकल के आएगा 4:1। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का। तो उसके बाद बोला है इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन yield 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर, so that result illustrate the law of definite proportion। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट लेते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमें 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, उसको क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन तो पता है तुम्हें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से ऑक्सीजन निकाल के कॉपर मिलेगा हमको। जो लिए थे हमने कॉपर ऑक्साइड वो था 1.15 ग्राम। अभी जो कॉपर मिला उसका वेट था 0.92, तो कॉपर का वेट पता है 0.92, ऑक्सीजन का वेट यहां से निकालेंगे 1.15 माइनस 0.92, ये निकल के आएगा 0.23। तो इसका रेशियो अभी निकालेंगे, कॉपर इज टू ऑक्सीजन, जो 0.92 इज टू 0.23। तो ये वैल्यू हमें निकल के आएगा 4:1। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? दोनों ही इक्वेशन में, दोनों ही एक्सपेरिमेंट में जो रेशियो है वो फिक्स है। तो रेशियो जब फिक्स होता है, मास का रेशियो, उसका मतलब है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है? उसके बाद देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये क्या बताता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये प्रपोज किया गया था डाल्टन के माध्यम से 1800
1803 में डाल्टन ने प्रपोज किया था 1803 में। तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the mass of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। दो एलिमेंट का मास अगर कंबाइन करेंगे एक अदर फिक्स एलिमेंट का मास के साथ, तो जो होल नंबर मतलब उनका जो रेशियो आएगा एक होल नंबर में आएगा। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू वाटर। यहाँ पर एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन जो वाटर। ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मिलेगा वाटर। ठीक है, तो कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया हमने, 16 ग्राम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, 18 ग्राम का वाटर मिला। अभी वही हाइड्रोजन वही ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, एक नया कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेकिन उसमें उसका मास डिफरेंट देखने को मिलेगा। किसका मास डिफरेंट होगा? हाइड्रोजन का मास फिक्स होगा, यहाँ पर 2 ग्राम था, यहाँ पर भी 2 ग्राम है, लेकिन चेंजेस कहां पर आया? हमको चेंजेस आया ऑक्सीजन के मास में। यहाँ पर 16 ग्राम था, यहाँ पर 32 ग्राम है। तो यहाँ पर जो हमने चेंजेस किया वो है मास ऑफ द ऑक्सीजन। तो हमको एक नया कंपाउंड देखने को मिला, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है H2O2 एंड जिसका मॉलिक्यूलर मास है 34 ग्राम। तो ये जो रेशियो था वो कितना टाइम्स था? 2 टाइम्स। तो अभी ये क्या बोल रहा है? फिक्स्ड मास ऑफ, देखो, मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। एक मास का दूसरा एक फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करेंगे, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो इसका जो रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 16:32। तो ऑक्सीजन का जो रेशियो निकालेंगे दैट इज 1:2 आ रहा है। तो ये एक स्मॉल होल नंबर है, यहाँ पर 16 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऑक्सीजन का मास, सेकेंड कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास मिल रहा है। तो डाल्टन ने ये बताया कि अगर हम एक एलिमेंट का मास को फिक्स रखते हैं, दूसरा एलिमेंट का मास को एक होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक नया कंपाउंड हमको देखने को मिलेगा। ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्या है थोड़ा समझते हैं कि इसको रिचर्ड ने 1792 में प्रपोज किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था? इफ 3 एलिमेंट से ए बी सी, तो हमारे पास 3 एलिमेंट है, एक ए बी सी, फॉर्म 3 डिफरेंट कंपाउंड, 3 डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। एक हो रहा है ए बी, दूसरा हो रहा है बी सी, एंड जो थर्ड एलिमेंट, थर्ड कंपाउंड है वो ए सी। देन द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए एंड बी। अगर ए एंड बी का मैं मास का रेशियो निकालता हूं कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ सी, और उसको सी का फिक्स मास के साथ कंबाइन करता हूं, द सिंपल रेशियो इन व्हिच ए एंड बी कंबाइन विथ ईच अदर। सिंपल सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो इन व्हिच ए एंड बी कंबाइन विथ ईच अदर। तो ए का एंड बी का जो रेशियो होगा वो सी के साथ कंबाइन होगा, एंड जो कंपाउंड मिलेगा उसका रेशियो ए एंड बी का जो रेशियो था उसके आए के मल्टीपल होगा। तो इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम उसके सिंपल से समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो मैंने 3 एलिमेंट लिया, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी, ये 3 एलिमेंट हो गया। तो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 32 है, इसका एटॉमिक मास 16 है। अभी इसको मैं एटम ए लेता हूं, इसको मैं एटम बी लेता हूं, इसको मैं, पहले क्या करना है? यहां पर बोल रहा है ए एंड बी कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ सी। तो ए को सी के साथ कंबाइन करूंगा, बी को सी के साथ कंबाइन करूंगा, सी फिक्स रहेगा, ए एंड बी चेंज होगा। तो देखो यहां पर ए कौन है? सल्फर। सी कौन है? हाइड्रोजन। तो कंबाइन होगा तो क्या मॉलिक्यूल देगा? H2S। तो पहले H2S मिलेगा। सेकेंड जो कंपाउंड बनेगा
ये B के साथ C कंबाइन होगा। B कौन है? ऑक्सीजन। C कौन है? कार्बन। तो हमको वाटर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले जो कंपाउंड मिला वो H2S, सेकेंड जो कंपाउंड मिला वो वाटर। यहां पर जो रेशियो है 2:32, यहां पर जो रेशियो है 2:16। अभी यहां पर जो रेशियो निकल रहा है, इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा दैट इज 32:16, दैट इज इक्वल टू 2:1। समझ में आ रहा है? ये वही बोल रहा है कि जो A एंड B जो कंपाउंड निकालेंगे उनका जो रेशियो होगा ये होगा 2:1। अभी इसी रेशियो में क्या कंबाइन करेंगे? सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे। देखो तो हमारा जब B एंड C कंबाइन होंगे, सॉरी A एंड B कंबाइन होंगे, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको? सल्फर डाइऑक्साइड। अभी A कौन है? सल्फर। B कौन है? ऑक्सीजन। तब ये जो कंबाइन होंगे इनका रेशियो क्या होगा? 32:32। जो रेशियो निकल के आएगा 1:1। तो ये रेशियो निकल के आएगा यहाँ पर। ये जो रेशियो था ये सल्फर एंड ऑक्सीजन का रेशियो था। यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर का रेशियो 2:1 आया। सेकेंड कंपाउंड का जो सल्फर एंड ऑक्सीजन का रेशियो था वो 1:1 आया। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन बोथ, इक्वेशन 1, ये क्या हो जाएगा? एक हो गया 2:1, एक हो गया 2:1, 2/1:2। अभी निकल 1/1। तो ये क्या निकलता है? ये वही 2:1 आ रहा है। तो ये 2:1 एक सिंपल मल्टीपल है। ठीक है, ये क्या है? एक सिंपल मल्टीपल है हमारा जो पहले इक्वेशन का। वही बोल रहा है कि यहाँ पर जो C प्रोडक्ट निकलेगा जो A B के साथ कंबाइन होगा एंड उसका जो एक सिंपल मल्टीपल होगा जब A एंड B कंबाइन होंगे। तो समझ में आ रहा है? ये है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इसका जो रेशियो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो उसके बाद आता है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम प्रपोज किए थे गे-लुसाक इन 1808 में। उनका जो स्टेटमेंट था क्या था? व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन they do so in a simple ratio by volume, a chemical reaction provided all gases are same temperature and pressure। तो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो गैस जो कंबाइन होंगे वो वॉल्यूम में कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन वो प्रोडक्ट देगा। कैसे देगा वो देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हाइड्रोजन, वॉल्यूम का हाइड्रोजन, दूसरा वॉल्यूम का हाइड्रोजन, वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसको मैं सिंपल सा लेता हूं, H2 प्लस O2 गिव्स। इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2:2 हो जाएगा, ये 2:2 हो जाएगा। यस, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम of oxygen combine to give 2 volume of water। तो गे-लुसाक ने एक मॉलिक्यूल को वॉल्यूम के हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया। तो यहां पर 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो उन्होंने एक मॉलिक्यूल, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में पढ़ा था। तो हम कैसे पढ़ाते? 2 ग्राम of hydrogen combined with 16 ग्राम of oxygen gives 32 ग्राम of water, 36 ग्राम of water।
तो वो मास में था। अभी गेल-लीजेक ने क्या बोला, अगर वो गैस होगा तो उसका तो मास नहीं निकाल पाएंगे, तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम के हिसाब से। तो हम बोलेंगे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है कि एयर कंटेन 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। तो एयर में ऑक्सीजन कितना है, 21% है, बाय वॉल्यूम, सॉरी मास नहीं, वॉल्यूम है। कैलकुलेट द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ एयर व्हिच विल बी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग कंप्लीटली 500 क्यूबिक फीट ऑफ एसिटिलीन गैस। तो हमारे पास 500 क्यूबिक एसिटिलीन गैस है। वो एसिटिलीन गैस को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे एयर में, दैट इज 21%। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द थियोरेटिकल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो एयर कितना वॉल्यूम यूज होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोला है। और ये भी बोला है जो वॉल्यूम है मेजर अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट। तो पहले इक्वेशन लिख देंगे, C2H2 gives, सॉरी C2H2 जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन का फॉर्मूला है C2H2। इसको ऑक्सीजन प्रेजेंस में अगर बर्न करेंगे, अगर जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाएंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर मिलेगा। तो ये इसको पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई होगा, नहीं यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 हो गया, ये 5, तो ये हो गया 4 कार्बन, यहाँ पर भी 4 कार्बन, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ पर 4 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 10, यहाँ पर 8 + 2 10 हो गया। तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है, हम गेल-लीजेक लॉ से ये बोल सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर्ड 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी ये दोनों चीज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीजन का है, पूछा तो ऑक्सीजन है, एयर में कितना ऑक्सीजन है, एयर कितना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन दिया गया है वो 500, सॉरी यहाँ पर जो एसिटिलीन दिया है वो एक यूनिट में दिया गया है, क्यूबिक फीट। तो ये वॉल्यूम का ये यूनिट है, तो इसको इसी यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब है 2 क्यूबिक फीट ऑफ एसिटिलीन required 5 cubic feet of oxygen। तो 2 क्यूबिक फीट ऑफ एसिटिलीन चाहिए, एसिटिलीन को चाहिए 5 क्यूबिक फीट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास कितना क्यूबिक फीट है, 500 क्यूबिक फीट है। तो 500 क्यूबिक फीट कितना चाहिए, 500 क्यूबिक फीट के लिए ऑफ एसिटिलीन required oxygen is equal to 5/2 into 500। तो ये जो आंसर आएगा इसको कैंसिल करेंगे तो ये जो 250 into 5 हो जाएगा वो 1250 क्यूबिक फीट। तो इतना क्या होगा, ये जो होगा ये ऑक्सीजन होगा हमारे पास। लेकिन यहां पर पूछा है एयर कितना है, तो ये ऑक्सीजन के बारे में नहीं पूछा है, ये पूछा है हमारे पास कितना एयर चाहिए। तो ये दिया गया है हमारे एयर में 21% ऑक्सीजन है, तो ये इसको इस तरह लिख सकता हूं, 21 क्यूबिक फीट ऑफ ऑक्सीजन present in
100 cubic feet of air। तो 21 क्यूबिक फीट ऑफ ऑक्सीजन अगर 100 क्यूबिक फीट में है, 1200 क्यूबिक फीट ऑक्सीजन कितना एयर में होगा? तो 1250 क्यूबिक फीट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इक्वल टू हो जाएगा 100/21 इंटू 1250। तो ये जो वैल्यू हमें निकल के आएगा वो होगा, तो ये वैल्यू आएगा 5952.23 क्यूबिक फीट। तो इतना वॉल्यूम का एयर हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इतना अमाउंट का वॉल्यूम एयर चाहिए जिससे हमें इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, और इस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से पूरा एसिटिलीन बर्न हो सकता है, पूरा 500 क्यूबिक एसिटिलीन हमारा बर्न हो सकता है। तो समझ में आ रहा है? तो ये हो गया न्यूमेरिकल। तो यहां से हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। तो ये जो 5 बेसिक लॉ था, इसको हमने डिटेल्स में अच्छे से पढ़ा, कहीं पर भी डाउट होना नहीं चाहिए, आई एक्सपेक्टेड। अगर कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो उसके बाद हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो तुम लोगों को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पता होगा, क्योंकि ये तुम्हारा 10th क्लास में होगा। और ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो एटम का पहला थ्योरी है कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम कैसा होता है उसके बारे में फर्स्ट टाइम डाल्टन ने एक थ्योरी प्रपोज किया था। तो बेसिक थ्योरी है। तो क्या था पोस्टुलेट था डाल्टन थ्योरी में? देखते हैं। द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। कोई भी मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड वॉल्यूम, स्पेस एंड मास। इसका एक वॉल्यूम होगा, कोई मास होगा, तो उसको बोलेंगे मैटर। कोई भी मैटर के अंदर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। ठीक है? एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, दैट इज एटम आर इनडिविजिबल। तो उन्होंने बताया था कि एटम को और नहीं तोड़ सकते, और दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। लेकिन लैटर ब्रेकडाउन हुआ, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल निकले, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब निकले। टाइम में तो इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने बताया था कि दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड दैट इज इनडिविजिबल। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो उसका मतलब एटम किस लॉ फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के थ्रू बोले हैं कि एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर सकते। एटम ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग मास, केमिकल। तो एक एलिमेंट के अंदर, लेट अस कंसीडर कार्बन के अंदर, तो कार्बन के अंदर जितना भी कार्बन का एटम होगा, सारे एटम का जो मास होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, सिमिलर होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन को कंपेयर करूंगा तो वो तो सेम नहीं होगा, हाइड्रोजन का मास अलग होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका मास, ये सब डिफरेंट होगा। तो इसीलिए बोला कि different element have different mass and chemical properties. Atom of different combine in small whole number ratio to form compound. तो compound कैसे फॉर्म होता है? एटम कंबाइन होते हैं, एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी रेशियो में कंबाइन हो जाएंगे। तो कोई भी रेशियो में कंबाइन होंगे तो उनको कंपाउंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? अगर कोई चीज को हम कोई भी रेशियो में या कोई भी प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे तो वो हो जाएगा मिक्सचर। लेकिन एक डेफिनेट कंपोजिशन में कंबाइन करेंगे तो वो हो जाएगा कंपाउंड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बहुत बेसिक टाइप थ्योरी है। उसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशन। तो डाल्टन ने जो सारी चीज बताया, बहुत सारी चीज के बारे में उन्होंने साइलेंट रहा, बता नहीं पाए। तो क्या था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल, इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन
by mass but failed to explain law of gaseous volume. वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को तो अच्छे से मास के हिसाब से बता दिए, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से नहीं बता पाए. ये था एक प्रॉब्लम. It could not explain why atom of different element have different mass, size and valencies. तो डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम का मास होता था, साइज होता था, वो क्यों डिफरेंट होता था. इसको failed to explain the nature of force that bind together atom in a molecule. तो जब मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्म होते थे तो एटम एटम कंबाइन होते थे. तो एटम क्यों कंबाइन होते थे, ये क्यों उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, किस टाइप के बारे में भी वो नहीं बता पाए, साइलेंट थे. Could not explain how and why atom of different element combine to form molecule. क्यों मॉलिक्यूल कंबाइन होते थे उसके बारे में भी उन्होंने साइलेंट रहा, बता नहीं पाए. तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ डाल्टन. समझ में आया. अभी ये जो गैसियस वॉल्यूम है, ये बारे में तो हमने गेल-ल्यूजैक से पढ़ा था कि जितना मॉलिक्यूल होंगे उसको बोल देंगे कि उतना वॉल्यूम है. ठीक है, लेकिन अभी उसको उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में एवोगाड्रोस ने बताया. तो इसके बाद हम देखेंगे एवोगाड्रोस लॉ. एवोगाड्रोस जो लॉ था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी में इतना ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ डेफिनेशन दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे. तो एवोगाड्रोस लॉ क्या था. इट स्टेट दैट equal volume of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. बहुत सिंपल सा थ्योरी है. अगर कोई दो कंटेनर लेंगे, ये एक कंटेनर है, ये एक दूसरा कंटेनर है, अगर ये दोनों कंटेनर का टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, अगर ये दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम होगा, तो उसके अंदर जो गैस पार्टिकल होंगे वो भी सेम होंगे. तो इसके लेटेस्ट कंसीडर, इसके अंदर जो गैस पार्टिकल n है, तो इसके अंदर भी n नंबर ऑफ गैस पार्टिकल होंगे. समझ में आ रहा है. तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे दोनों में. ये था एवोगाड्रोस लॉ. ठीक है, तो थोड़ा देखेंगे. ये हो गया हमारा एवोगाड्रोस का पिक्चर, देख सकते हो. तो कुछ इस टाइप के दिखते थे वो. तो ये था उनका बेलून वाला. तो ये बहुत फेमस बेलून है एवोगाड्रोस का. तो वो तीन बैलून लिए, एक में हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था. तो हाइड्रोजन एक बैलून में था, नाइट्रोजन एक बैलून में था, ऑक्सीजन एक बैलून में था. तो उन्होंने बताया अगर ये तीनों बैलून का वॉल्यूम सेम होता है, इसका वॉल्यूम भी होता है, इसका वॉल्यूम भी होता है, इसका वॉल्यूम भी होता है, और ये तीनों बैलून को सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में रखा जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम रहता है, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा वो सेम होगा. मतलब यहाँ पर जितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर उतना ही नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर उतना ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे. तो मॉलिक्यूल का नंबर सेम होगा. ठीक है, तो ये बताया द बैलून ऑफ ऑल हैव द सेम वॉल्यूम. दिस मीन्स दैट दे ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो उनके बीच में मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम होगा. ठीक है, तो ये था हमारा एवोगाड्रोस लॉ. थोड़ा डिटेल्स में उसको देखेंगे, जैसे कि वाटर फॉर्मेशन, H2 प्लस O2 गिव्स H2. पहले बैलेंस करेंगे. तो ये हो गया. हमने गेल-ल्यूजैक लॉ में पढ़ा था. तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर. लेकिन एवोगाड्रोस ने ये बोला कि इसको हम वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, अभी इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल. 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. क्योंकि 2 वॉल्यूम में 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, 1 वॉल्यूम में 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, 2 वॉल्यूम में 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा. अगर ये सारे को सेम टेम्परेचर प्रेशर में रखा जाता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा. तो बेसिकली एवोगाड्रोस लॉ जो था वो गैस के लिए था. ठीक है, तो गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, ये बताए थे.
कि अगर उनको सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम में रखा जाता है तो। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। तो अभी हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो। पहला जो एप्लीकेशन है वो कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंटरी गैसेस। एक गैस का एटॉमिसिटी क्या होता है कि एक गैस कितना डिफरेंट गैस के साथ कंबाइन होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। एक एटम कितना मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है या एक एटम के साथ कितना मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकता है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम प्रेजेंट है। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं H2, सिंपल सा एग्जांपल है H2O2, 2H2, यहां पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen gives 2 molecule of water। तो सबको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। 2 में डिवाइड करें, सारे को 2 में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, अभी 1 मॉलिक्यूल को हम क्या बोल सकते हैं, 2 एटम। एक मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 एटम का कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बनता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसको लिख सकते हैं 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हाफ एटम का ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, 1 एटम। इसको क्या लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल। अभी मॉलिक्यूल को एटम नहीं बनाएंगे, ये तो मॉलिक्यूल है, सबसे छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ऑक्सीजन है, इसको H2 नहीं लिखेंगे, ये H लिखेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है ये 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है। तो ये ऑक्सीजन का जो एटॉमिसिटी होगा, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन 2 होगा तो उसका एटॉमिसिटी भी 2 होगा। समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिसिटी है वो 2 है। कैसे कैलकुलेट किए, ऐसे कैलकुलेट किए। समझ में आ रहा है। तो इस तरह कैलकुलेशन होता है एटॉमिसिटी। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ दी, वेपर डेंसिटी के साथ जो रिलेशन होता है। तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास का वेपर डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये क्यों पढ़ेंगे। देखो, पहले जो मॉलिक्यूल होता था तो हमको तो पता था मॉलिक्यूल कुछ एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे पास कुछ इक्विपमेंट नहीं थे, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसके थ्रू हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सके। ठीक है, कोई कंपाउंड का वेट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था उस टाइम में, और एटम इतना छोटा होता था कि उसको तो देखने का पॉसिबल नहीं होता था, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करें। तो उस टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। तो जो एवोगाड्रोस ने बताया, जो लॉ बताया, उसके थ्रू में एक मेथड डेवलप किया गया जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेट कर सकते थे। तो उसके लिए हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना पड़ता था। तो गैस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए क्या मेथड यूज किया गया, वेपर डेंसिटी मेथड। तो वेपर डेंसिटी है क्या, वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस इज द रेशियो बिटवीन द गैस ऑफ सर्टेन वॉल्यूम टू द गैस टू द मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। देखो क्या होता है कि एक गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके साथ अगर सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही होगा वेपर डेंसिटी, अगर उसको सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है। तो ये कंडीशन है, टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ certain
वॉल्यूम ऑफ गैस होल डिवाइड बाय मास ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। कोई एक गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, उसी वॉल्यूम का एक हाइड्रोजन के गैस का वॉल्यूम अगर रेशियो निकालेंगे तो वो होगा वेपर डेंसिटी। तो हमने अवोगाड्रो लॉ से क्या पढ़ा, वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ सेम होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ n molecule of gas divided by mass of n molecule of hydrogen। अभी n मॉलिक्यूल को हम क्या लिख सकते हैं, अभी n मॉलिक्यूल को हम 1 मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल of gas divided by mass of 1 molecule of hydrogen। तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्या होता है, 2 एटम होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास जो होगा 2 एटम का मास भी वही होगा, क्योंकि एटम तो मास को लेके बना है ना, सॉरी मॉलिक्यूल तो एटम को लेके बना है। ये लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस का मास के साथ अगर एक एटम को हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं मोलर मास। तो एक्चुअली मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस होल डिवाइड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों पोजीशन में अगर हम ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय 2। क्योंकि यहां पर 2 एटम दिया गया है, यहां पर 1 एटम है, तो 1 एटम चला जाएगा तो 2 एटम 2 रहेगा यहां पर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो वेपर डेंसिटी के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो सकता है। तो ये अवोगाड्रो लॉ से हमने डिराइव किया, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया अवोगाड्रो लॉ का। तो अभी वेपर डेंसिटी के साथ मॉलिक्यूलर मास डिराइव हो गया या मोलर मास डिराइव हो गया। और एक रिलेशन है मोलर मास के या मॉलिक्यूलर मास के साथ, ये लिखा गया है मॉलिक्यूलर मास के साथ वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, ठीक है, अभी देखेंगे। अभी हमने ये देखा कि मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अभी वेपर डेंसिटी क्या है,
वेपर डेंसिटी है मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस at STP। STP क्या होता है बताएंगे। मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन at STP। देखो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कितना होता है, टेम्परेचर होता है जो 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, एंड जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। ये कंडीशन को हम बोलते हैं एसटीपी कंडीशन। तो ये हो जाएगा 2 into मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस को हम ले सकते हैं, एक फिक्स वॉल्यूम ले सकते हैं 1 लीटर। तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस at STP। तो मैंने एक फिक्स वॉल्यूम ले लिया 1 लीटर डिवाइड बाय, तो जितना वॉल्यूम गैस लूंगा उतना वॉल्यूम का हाइड्रोजन लूंगा। तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन at STP। देखो ये जो 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो एक फिक्स वैल्यू होता है। 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.089 ग्राम। तो ये वैल्यू फिक्स होता है। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 into मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस at STP होल डिवाइड बाय 0.089। तो अगर 2 से यहां पर डिवाइड करता हूं तो ये वैल्यू निकल के आएगा 22.4 into मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस at STP। तो ये क्या हो गया, मोलर मास इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी लीटर ऑफ गैस at STP। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन हुआ, मोलर मास या कोई भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो गैसियस स्टेट में 22.4 लीटर स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो मतलब एक मोलर मास 22.4 लीटर जगह लेता है अगर गैसियस स्टेट में रहेगा तो, ठीक है। अगर उसका कंडीशन होगा एसटीपी में तो एक मोलर मास 22.4 लीटर के साथ सेम होता है अगर वो गैसियस स्टेट में रहेगा। तो ये था हमारा एवोगाड्रोस लॉ का एप्लीकेशन, और ये वाला एप्लीकेशन हम देखेंगे जो हमारा मोल कंसेप्ट है वहां पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट में ये सारा चीजें अब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। मोल कंसेप्ट कैसे वो डिराइव हुआ, 22.4 लीटर कहां से आया, ठीक है। तो आई एक्सपेक्टेड ये सारा जो वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा, जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो गिव्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड। So thank you everybody and have a good day.